मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, ये वो शहर है जहां हजारों लोग अपनी आंखों में लाखों सपने लिए इस शहर में आते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग ही अपने सपने अपने को पूरा कर पाते हैं। ये शहर जहां भव्यता, अमीरी और चकाचौंध से भरी पड़ी है, वहीं इस शहर का दूसरा रूप है गरीबी, बेरोजगारी और बेबसी, जिसमें लोग घुट-घुट कर जीने को मजबूर है। ये कहानी है उसी मुंबई के रहने वाली एक आम सी लड़की की, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और वो उन सपनों के पूरे होने की उम्मीद पर ही हर रोज मुस्कुराती है। वली मुंबई, सुबह के 7 बज रहे थे। मार्च का महीना होने के कारण हल्की ठंड थी। ये मुंबई का एक घनी आबादी वाला एरिया था, जहां हजारों की संख्या में लोग रहते थे। घरों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर रोजमर्रा के कामों लग चुके थे। किसी के घर से कुकर के सीटी बजने की आवाज आ रही थी तो कोई जल्दबाजी में अपना नाश्ता, पर्स और वॉलेट मांग रहा था। अरे अरु बेटी, जगी कि नहीं? इन्हीं सैकड़ों घरों के बीच में एक घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई। इनका नाम था आनंद जोशी। उम्र लगभग 50 के आसपास थी। बालों में सफेदी झलक रही थी। जग गई पिताजी, आप रोज कहते हैं और मैं रोज आपके सामने आपकी चाय के साथ हाजिर होती हूँ। एक लड़की उनके सामने आकर हंसते हुए बोली। ये थी आनंद जोशी की इकलौती बेटी अर्पिता जोशी। उम्र 21 वर्ष, हल्का गोरा रंग, मासूम सा चेहरा, तीखे नैन नक्श, लंबाई 5 फुट 4 इंच। शरीर के हिसाब से सेहत भी अच्छी थी। आंखें बड़ी बड़ी और जब हंसती तो गालों के बीच डिंपल बन जाता, जो उसके मासूम चेहरे को और मासूम बना देता। आनंद जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी आदत है अरु, जानती तो है तू। अर्पिता उनकी बात पर खिलखिलाकर हंस दी और उनके सामने चाय की प्याली रखते हुए बोली, अच्छा अब बातें बनाना बंद कीजिए और चाय पी लीजिए। दवा मैंने आपके टेबल की साइड पर रख दिया है और खाना टाइम से खा लीजिएगा। और ये छोटू अब तक रेडी हुआ कि नहीं? उसे स्कूल नहीं जाना क्या? अर्पिता कमरे में झांकते हुए बोली। आनंद जी उसे झांकते देख रहे थे, फिर उसका हाथ पकड़ कर बैठा दिया। अर्पिता उनके व्हीलचेयर के सामने ही घुटनों पर बैठ गई। आनंद जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, कितना ख्याल रखती है तू हम सबका। आज अगर तेरी माँ होती तो तू बेफिक्री से काम और पढ़ाई करती, और मैं भी अपाहिज होकर बैठ गया हूँ। सच कहूँ तो बहुत बुरा लगता है तेरे लिए। मेरी वजह से तेरी जिंदगी की खुशियाँ छीन गईं। अर्पिता उनकी बात पर नाराज होते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप दोनों तो मेरी जिंदगी है। आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? और रही पढ़ाई और काम की बात तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, आप उसकी चिंता न करें। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। आनंद जी मायूसी से अर्पिता को देखा रहे थे। अर्पिता उनके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आप भी पिताजी बिना बात के सीटी हो जाते हैं। आपको पता है राजेश खन्ना जी क्या कह गए थे? पुष्पा, आई हेट टीयर्स। लेकिन अब आप पुष्पा तो है नहीं, फिर भी बोल रही हूँ आई हेट टीयर्स। आनंद जी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और उसके सिर पर चपत मार कर बोले, पगली, तू और तेरे राजेश खन्ना। अर्पिता खड़ी होकर मुंह बनाने लगी, राजेश खन्ना को कुछ न कहना, वो फेवरेट है मेरे। आनंद जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, नहीं कहता, अब छोटू को लेकर जा, नहीं तो लेट हो जाएगी। अर्पिता हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां 7 साल का लड़का अपने स्कूल बैग में किताबें रख रहा था। अर्पिता को वहां देखकर मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या गुंडागर्दी है मम्मा? इतने छोटे से बच्चे को ऐसे कौन अत्याचार करके स्कूल भेजता है? अर्पिता उसकी किताबें किनारे करके वहीं बेड पर बैठ गई और उसके बाल सही करते हुए बोली, तुम ही कहते हो ना कि मैं बड़ा होकर आपका सहारा बनूंगा, खूब बड़ा आदमी बनूंगा। तो बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है बच्चे। आपको पता है आपकी मम्मा ने आपका नाम आदव क्यों रखा है? क्योंकि आदव का मतलब होता है सूरज, और आपको उसी सूरज की तरह चमकना है। आप तो मेरे कितने समझदार बच्चे हैं, मम्मा की बात मानोगे ना? वो लड़का प्यार से अर्पिता के गले लग गया और उसके चेहरे को चूम कर बोला, हाँ मम्मा, मैं सब कुछ करूंगा और आपकी बात भी मानूंगा। आप न ऐसे उदास न रहा करो, अच्छी नहीं लगती आप। अब चलिए, हमेशा मुझे अपनी बातों से देर करवा देते हो आप, फिर मुझे डांटते हो। अर्पिता उसका स्कूल बैग लेकर हंसते हुए बोली, अच्छा बेटा, मम्मा से ही चालाकी। अब चलो जल्दी, स्कूल में मम्मा नहीं आएंगी। दोनों माँ बेटे हंसते हुए कमरे से बाहर निकले और आनंद जी के पैर छूकर बाहर निकल गए। उनके बाहर दरवाजे पर पहुंचते ही लगभग एक 30 वर्षीय महिला वहां आ खड़ी हुई। उसे देखकर अर्पिता ने उनके पैर छुए और आदव ने भी। कैसी हो राधा आंटी? अच्छा हुआ जो आप आ गई, नहीं तो मुझे चिंता होती रहती है पिताजी की। अर्पिता चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, जाओ और इस छोटकू का भी ध्यान रखना।
बित्ते भर का है लेकिन सबको परेशान किए रहता है, तुम पता नहीं कैसे झेलती हो इसे। राधा जी हंसते हुए बोली। अर्पिता ने उन्हें हंसते हुए बाय किया और आदाब के साथ आगे बढ़ गई। बोरीवली मुंबई, अहलावत हाउस। रमेश कहाँ रह गए तुम? तब से आवाज दे रहा हूँ कॉफी लाओ मेरी, मैं लेट हो रहा हूँ। एक बहुत ही तेज और गुस्से से भरी आवाज उस घर में गूंजी। रमेश भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा और डरते हुए कॉफी की ट्रे आगे करते हुए बोला, माफ करना छोटे साहब, सबके लिए नाश्ता बना रहा था इसलिए देर हो गई। वो लड़का गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, जिसके लिए को करना है किया करो लेकिन मेरा काम समय पर किया करो, समझे? मुझे अपने काम में लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना बोल उसने ट्रे से कॉफी उठाए और उसकी एक घूंट भर कर बोला, अब क्या जाने के लिए पर्ची छपवाऊं, जाओ यहाँ से। रमेश डरते हुए सिर हिलाकर वहां से चला गया। ये था अभिमन्यु अहलावत। गोरा रंग, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की सी बियर्ड जो ट्रिम की हुई थी। कद 5 फुट 7 इंच। कद के हिसाब से शख्सियत भी अच्छी थी। 6 पैक मसल्स और बाइसेप्स जो उसके फिट कोट पैंट से उभर कर सामने आ रहे थे। चेहरे पर गंभीरता, बालों में जेल लगाकर सेट कर रखा था। मुंबई का मशहूर बिजनेसमैन जिसने अपने दम पर अहलावत कंस्ट्रक्शन को खड़ा किया था। उसने कॉफी पीते पीते घड़ी देखा और फाइल उठाकर बाहर निकल गया। उसके नीचे आते ही एक बहुत ही प्यारी आवाज उसके कानों में पड़ी जिसे सुनकर वो मुस्कुरा उठा। भाई आप आज फिर रमेश पर चिल्ला रहे थे। गलत बात है, कितनी बार कहा है ऐसे न चिल्लाया करे उस पर। आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा। अभिमन्यु मुड़कर उसके पास आया और बोला, मैंने तुझसे कहा है न, तू खुद पर ध्यान दे मुझ पर नहीं। तुझे तो पता है मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर क्यों हर रोज एक ही बात बोलती है? वो इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि आप कभी न कभी मेरी बात मान लीजिएगा। आराध्या मुस्कुराकर बोली, अच्छा और तुझे ऐसा क्यों लगता है? अभिमन्यु हंसते हुए बोला। आराध्या कुछ कहती इससे पहले ही उसके आगे एक औरत पूजा की थाली लेकर खड़ी हो गई और उसे आरती देते हुए बोली, वो इसलिए अभिमन्यु की उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं और आराध्या इसी उम्मीद के सहारे हैं। अभिमन्यु ने आरती लेकर उस औरत के पैरों को छुआ और बोला, दादी माँ आप सब कुछ जानती हैं फिर भी बोल रही है। अभिमन्यु की दादी राजसी अहलावत ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, हाँ हम जानते हैं बेटा, इसलिए हर रोज बोलते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए और आइए नाश्ता कर लीजिए। अभिमन्यु उनके गले लगकर बोला, सॉरी दादी, आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जल्दी पहुंचना है इसलिए आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। रात को डिनर साथ में करते हैं, आज माफ कर दीजिए मुझे। इतना बोल अभिमन्यु उनकी जवाब का इंतजार किए बिना ही निकल गया। राजसी जी उसे जाते देखती रहीं। उन्हें ऐसे देख आराध्या उनसे लिपट गई और बोली, दादी क्या भाई कभी हमारे साथ नहीं आएंगे? डैड के जाने के बाद भाई हमारे साथ होते हुए भी नहीं है। वो हर रोज कमरे में घुटते हैं और मॉम के जाने के बाद तो वो बिल्कुल भी बदल गए हैं। राजसी जी ने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछा और मुस्कुरा कर बोली, महादेव के घर में देर है बेटा, अंधेर नहीं, इसलिए उम्मीद मत हार। देखना एक दिन तेरा भाई भी पहले की तरह मुस्कुराएगा। आराध्या भी अपनी उदासी छुपाकर मुस्कुरा दी और राजसी जी को नाश्ते की टेबल पर ले आई। दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते करते राजसी जी बोली, बेटा आज मुझे मार्केट में कुछ काम है तो साथ चलोगी मेरे? हाँ दादी मैं चलूंगी, इसी बहाने मेरी भी कुछ शॉपिंग हो जाएगी। आराध्या चहक कर बोली। अर्पिता आदव के साथ बस स्टैंड तक आ गई जहां वो खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। अर्पिता का कॉलेज पूरा हो चुका था इसलिए उसने जॉब लगने से पहले एक स्कूल ज्वाइन कर लिया और आदव का एडमिशन भी उसी स्कूल में करा दिया। ये बोरीवली का एक नामी स्कूल था। उसे अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी और आदव की फी माफ थी। अर्पिता अभी भी स्कूल बस के इंतजार में खड़ी थी। सड़क के किनारे हो रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से सड़क के गड्ढों में पानी भरा हुआ था। एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से निकली और वो उस गड्ढे से होकर गुजरी। इसकी वजह से सामने खड़ी अर्पिता पर सड़क का गंदा पानी पड़ गया। अर्पिता बस का इंतजार करके पहले से ही खुन्नस में थी। उसने गुस्से में तेज आवाज में कहा, ओ अंधे इंसान, भगवान ने आंखें नाम के लिए दी हैं क्या? गाड़ी में बैठकर खुद को क्या समझते हो? गाड़ी न हुई हवाई जहाज हो गया, उड़ाते चले जाते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। गाड़ी में बैठे अभिमन्यु ने शीशा नीचे किया लेकिन उसके कानों में सिर्फ अर्पिता के आखिरी शब्द ही पड़े जिससे वो तिलमिला गया। उसने बाहर झांक कर देखा तो अर्पिता का चेहरा नीचे होने की वजह से वो सिर्फ उसके बालों को ही देख पाया। उसने ड्राइवर को कहकर गाड़ी रुकवाए और कार से बाहर निकल गया। लेकिन इससे पहले कि वो अर्पिता तक पहुंच पाता अर्पिता की स्कूल बस आ गई और वो उसमें चढ़कर आदव के साथ निकल गई। अभिमन्यु ने जाती हुई बस को घूर को देखा और गुस्से से बड़बड़ाया, ब्लडी मिडिल क्लास।
न बोलने की तमीज न ही जीने का सलीका मुझे सिखा रही थी। अगली बार अगर मिल गई तो इसे इसकी औकात बता दूंगा। मुझे बेहूदगी से बात करने वालों से नफरत है। वो लड़की शुक्र मनाए कि मुझसे टकराए नहीं तो ऐसी लड़कियों को औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। वो गुस्से से भननाया हुआ कार में जा बैठा। उसकी कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और अभिमन्यु अपने कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल गया। अर्पिता स्कूल बस में बैठी खुद के कपड़ों पर लगे छींटों को साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसे परेशान देखकर आदव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस मम्मा, छूट जाएगा वो। वैसे भी वो पता नहीं चल रहा है, स्कूल में जाकर साफ कर लेना आप अच्छे से। अर्पिता उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। बस ड्राइव कर रहे काका ने उसे परेशान देखा तो बोल पड़े, क्या हो गया बिटिया, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं काका, बस आने से पहले एक बिगड़ेल ने मेरे कपड़ों पर अपने कार से गंदा पानी पड़ा दिया। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं बेटा। खैर छोड़ो, तुम अपना मूड मत खराब करो, काका उसे समझाते हुए बोले। अर्पिता ने भी बस हाँ में छोटा सा जवाब दिया। वो खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन अभिमन्यु को कोसने लगी। पागल पापी इंसान ने मेरी नई कुर्ती पर कीचड़ पड़ा दिया। हाय लगेगी उसे मेरी। बस आ गई, नहीं तो पूरा कीचड़ उसके ऊपर फेंक देती, तब पता चलता उसे कैसा लगता है। अकर तो इतनी ही गाड़ी रोक कर सॉरी भी नहीं बोला उसने। हूँ कभी मिल जाए तो अपनी चप्पल से मुंह सुजाऊंगी उसका। ऐसे ही अभिमन्यु को कोसते हुए वो लोग स्कूल तक पहुंच गए। जारी है। नई कहानी है, कॉन्सेप्ट भी नया है, इसलिए कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। फोल्डेड हैंड्स।